दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कानून के रखवाले ही कानून को बेच दें तो न्याय का क्या होगा? आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक और सच्चाई से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है आरोही सिंह नाम की एक नई नई बनी आईपीएस अधिकारी की, जिसकी पहली पोस्टिंग ही उसके जीवन की सबसे खतरनाक परीक्षा बन गई। धनपुर शहर में एक गरीब परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लेकर थाने पहुंचा। लेकिन वहां उन्हें मिला क्या? पैसे के नशे में डूबे पुलिसकर्मी, अमीर अपराधियों का साथ और कानून का मजाक। लेकिन दोस्तों, आरोही चुप नहीं बैठी। उसने ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपनी पहचान छिपाई और एक भिखारिन बनकर उसी थाने के बाहर डेरा डाल दिया ताकि सच अपने आंखों से देख सके। लेकिन आगे जो हुआ वो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। क्या आरोही अपने मिशन में सफल होगी या यह खेल उसकी जिंदगी को ही खतरे में डाल देगा? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। पुर शहर की ठंडी सुबह थी। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था और कोहरे ने पूरे शहर को एक सफेद चादर में लपेट रखा था। गलियों में इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे और चाय की दुकानों से उठती भाप ठंडी हवा में घुल रही थी। इसी शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना मोहल्ला था, जहां एक साधारण सा घर खड़ा था। यह घर भले ही बड़ा ना था, लेकिन इसकी दीवारों में मेहनत, ईमानदारी और सपनों की खुशबू बसती थी। यही घर था रिटायर्ड शिक्षक बलदेव सिंह का, जिनकी सबसे बड़ी शान उनकी इकलौती बेटी आरोही थी। आरोही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वह देश की सेवा करेगी और उन लोगों के लिए खड़ी होगी जिनके पास अपनी आवाज उठाने का हक तो है लेकिन ताकत नहीं। बलदेव सिंह और उनकी पत्नी सरोज ने अपनी जमा पूंजी लगाकर बेटी को बेहतरीन शिक्षा दिलाई। उन्होंने कई बार अपने खर्चों में कटौती की, कई बार अपनी जरूरतें टाल दी, लेकिन कभी अपनी बेटी के सपनों में रुकावट नहीं आने दी। बचपन में जब मोहल्ले के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब आरोही अपने पिता के पास बैठकर अखबार में छपी खबरें पढ़ती और सवाल करती। पापा, ये जो पुलिस वाले हैं, ये हमेशा सही काम करते हैं ना? बलदेव सिंह मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, पुलिस का काम है न्याय दिलाना, लेकिन हर कोई अपना कर्तव्य निभाए। यह जरूरी नहीं। तुम्हें अगर फर्क लाना है तो खुद उस जगह पहुंचना होगा। यही बातें आरोही के मन में बैठ गईं और समय के साथ उसका सपना साफ हो गया। उसे आईपीएस अधिकारी बनना था। सालों की मेहनत, अनगिनत किताबें, सैकड़ों रातों की नींद की कुर्बानी और ढेर सारे त्याग के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब यूपीएससी का रिजल्ट निकला और आरोही का नाम चयन सूची में सबसे ऊपर था। घर में जश्न का माहौल था। मोहल्ले के लोग मिठाई लेकर बधाई देने आ रहे थे। सरोज की आंखों में खुशी के आंसू थे और बलदेव सिंह गर्व से सीना ताने सबको बता रहे थे कि उनकी बेटी अब आईपीएस बनने जा रही है। ट्रेनिंग का समय भी आ गया। आरोही ने देश के अलग अलग राज्यों में कड़ी ट्रेनिंग ली, शारीरिक, मानसिक और नैतिक। वह हर स्थिति के लिए तैयार की जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान ही उसने सीखा कि असली चुनौती सिर्फ अपराधियों से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से भी होती है जो सिस्टम के अंदर रहकर उसे खोखला करते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वह अपने घर लौटी तो माता पिता ने उससे कहा, बेटी, अब तो तुम अच्छी नौकरी पा चुकी हो, शादी के बारे में भी सोचो। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, पापा, शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं समाज को देखना चाहती हूं, समझना चाहती हूं। किताबों में पढ़ा है, लेकिन असलियत जाननी बाकी है। मुझे 4-5 साल सिर्फ अपने काम को देना है, फिर जो आप कहेंगे वही करूंगी। बलदेव सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटी, लेकिन अपना ख्याल रखना। कुछ ही दिनों बाद उसे उसकी पहली पोस्टिंग का ऑर्डर मिला। धनपुर शहर। यह जगह वैसे तो एक औद्योगिक इलाका था, लेकिन यहां अपराध भी खूब होते थे। चोरी, अवैध खनन, माफिया का दबदबा और सबसे खतरनाक राजनीति और पुलिस की मिलीभगत।
यही वह जगह थी जहां आरोही को अपनी असली परीक्षा देनी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह सीधे डेस्क पर बैठकर फाइलें नहीं देखेगी। वह पहले खुद मैदान में उतरेगी, अपनी आंखों से देखेगी कि यहां क्या चल रहा है। पहले ही दिन उसने अपने निजी ड्राइवर मोहन को आदेश दिया, मुझे शहर से बाहर किसी सुनसान जगह छोड़ दो। मोहन हैरान रह गया। मैडम, सीधे थाने नहीं चलेंगे, आरोही ने सख्त लहजे में कहा। जो कहा है वही करो, और याद रखना किसी को मत बताना कि मैं कहां जा रही हूं। अगर बताया तो समझ लो नौकरी गई। मोहन ने बिना सवाल किए गाड़ी सुनसान इलाके की तरफ मोड़ दी। वहां पहुंचकर आरोही ने अपने बैग से पुराने फटे कपड़े निकाले, चेहरे पर धूल मल ली, बाल उलझा लिए और एक असली भिखारिन जैसी लगने लगी। अब कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि यह वही नई नई नियुक्त आईपीएस अधिकारी है। वह पैदल चलकर बाजार की तरफ बढ़ी और फिर धीरे धीरे थाने के पास जा पहुंची। थाने के बाहर कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। उनमें से एक ने तिरछी नजर डालते हुए कहा, ए बुढ़िया, यहां क्या कर रही है? चल हट, कहीं और जाकर भीख मांग। आरोही ने सिर झुकाकर कहा, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही, बस यहां थोड़ी देर बैठ जाऊं। पुलिसकर्मी ने मुंह बिचकाकर कहा, अच्छा, ज्यादा स्मार्ट मत बन। आरोही ने अनसुना करते हुए थाने के आसपास घूमना शुरू किया। वह हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया। तभी अचानक थाने के बाहर भीड़ जमा होने लगी। शोर शराबे की आवाजें गूंजने लगी। आरोही ने एक कांस्टेबल से पूछा, क्या हुआ साहब, ये भीड़ क्यों है? उसने बिना देखे कहा, एक लड़की का रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने किया है ना, वह एक बड़े व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा ऊपर का है। यह सुनते ही आरोही के कान खड़े हो गए। उसने भीड़ के बीच उस लड़की का रोता बिलखता परिवार देखा, मां, पिता और दो छोटे भाई। दूसरी तरफ कुछ महंगे कपड़े पहने लोग खड़े थे, जिनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वे अमीर व्यापारी रामकिशोर सेठ के आदमी थे। आरोही धीरे धीरे थाने के अंदर दाखिल हुई। अंदर दरोगा महेश शर्मा कुर्सी पर बैठा फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही उसने आरोही को देखा, भड़क उठा, इसे अंदर किसने आने दिया? भिखारिन यहां क्यों घुस आई? कांस्टेबल घबरा गए। साहब, पता नहीं कब आ गई, हमारी नजर नहीं पड़ी। शर्मा ने कहा, कुछ खाना दे दो और भगा दो यहां से। लेकिन आरोही ने शांत स्वर में कहा, साहब बस कोने में बैठने दीजिए, थक गई हूं। उसने थाने के कोने में बैठकर सब सुनना शुरू कर दिया। लड़की का पिता अर्जुन हाथ जोड़कर दरोगा से कह रहा था, साहब हमें बस इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई है। लेकिन दरोगा ठंडी आवाज में बोला, देखो, कोर्ट में गए तो सालों लग जाएंगे। समझदारी इसी में है कि समझौता कर लो। अमीर व्यापारी का आदमी पीछे से नोटों की गड्डी बढ़ा रहा था। शर्मा ने उसे जेब में डाला और मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। गरीब परिवार के चेहरे पर मायूसी थी। मां कमला की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। यह सब देखकर आरोही के भीतर गुस्से की लपटें उठने लगीं, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानती थी कि अभी सही समय नहीं है। जब गरीब परिवार थाने से बाहर निकला तो आरोही उनके पीछे गई और धीरे से बोली, मुझे सच सच बताइए, क्या हुआ है? अर्जुन ने चिढ़कर कहा, तुम अपने काम से काम रखो, यह हमारा मामला है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह भिखारिन बिल्कुल साफ सुथरी हिंदी बोल रही है और बीच बीच में अंग्रेजी भी, तो वे हैरान रह गए। तभी एक कांस्टेबल उनके पास आया और शक भरी निगाहों से बोला, तुम आखिर हो कौन? आरोही ने एक पल में अपना गेटअप हटाया, चेहरा धोया, बाल सुलझाए और सामने खड़ी थी आईपीएस अधिकारी आरोही सिंह। थाने में सन्नाटा छा गया। दरोगा शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। आरोही ने तेज आवाज में कहा, तुमने न्याय को पैसों के लिए बेचा है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी हर हरकत देख रही थी। अब तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांस्टेबल सहम गए और तुरंत सलाम ठोक दिया। गरीब परिवार की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई थी।
लेकिन आरोही जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। सच्ची लड़ाई अब शुरू होगी। धनपुर के थाने में उस दिन की हवा भारी हो चुकी थी। कांस्टेबलों के चेहरे पर घबराहट और हैरानी थी, जैसे अचानक किसी ने उनकी नींद तोड़ दी हो। महेश शर्मा कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी पीठ से पसीना बह रहा था। आईपीएस अधिकारी आरोही सिंह का असली चेहरा देख वह भीतर तक कांप उठा। आरोही ने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज में वह ठंडक थी जो किसी तूफान से पहले आती है। शर्मा, तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी जागीर है? यहां जो चाहे करोगे, कानून को पैसों के लिए बेच दोगे? शर्मा हकलाते हुए बोला। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस मामले को जल्दी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। आरोही ने मेज पर हाथ मारा। चुप, मैंने सब देखा है। एक गरीब परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था और तुमने उन्हें धमका कर भगा दिया, जबकि दूसरी तरफ अमीर व्यापारी से पैसे लेकर आरोपी को बचाने का वादा किया। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह अपराध है। पूरे थाने में सन्नाटा था। कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर डर था तो कुछ के मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध। आरोही ने उन सब की ओर देखा। याद रखो, मैं यहां सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आई हूं। यह थाना अब कानून के मुताबिक चलेगा ना, कि पैसों और दबाव के हिसाब से। तभी गरीब पिता अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें हल्की चमक भी थी। मैडम, हमें लगा कि हमारे जैसे लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आज पहली बार लगा कि ऊपर वाला सुन रहा है। आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखा। न्याय सिर्फ अमीरों का हक नहीं है। अर्जुन, तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए कानून सख्त सजा देगा, लेकिन हमें सबूत चाहिए, और सच भी सबूत की तरह मजबूत होना चाहिए। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। हम सब कुछ बताएंगे मैडम, बस आप हमारा साथ दीजिए। आरोही जानती थी कि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी। आरोपी व्यापारी का बेटा था, कर्ण रामकिशोर। कर्ण के पास पैसा, ताकत और राजनीतिक रसूख तीनों थे। उसके खिलाफ केस करना मतलब एक ऐसे पहाड़ से टकराना था जो हर वार को लौटाकर 2 गुना कर देता है। लेकिन आरोही के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था। यह उसकी पहली पोस्टिंग की पहली सच्ची लड़ाई थी। वह जानती थी कि अगर उसने इसे सही तरह से नहीं लड़ा तो आगे भी लोग उसे हल्के में लेंगे। उसने थाने के रिकॉर्ड रूम में जाकर सभी पुराने केस फाइल्स देखने का आदेश दिया। कांस्टेबल सुरेश हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, ये फाइलें देखने से पहले आपको बता दूं, इनमें से कई केस ऊपर से बंद कराए गए हैं। आरोही ने उसकी ओर घूर कर देखा। ऊपर मतलब कानून के ऊपर कोई नहीं है। अब यह थाना वैसे चलेगा जैसे कानून कहेगा ना, कि जैसे कोई ऊपर वाला आदेश दे। सुरेश चुप हो गया और फाइलें लेकर आ गया। फाइलों में कई केस ऐसे थे जिनमें आरोपी शक्तिशाली लोग थे और गवाह या तो गायब थे या मुकर गए थे। यह देखकर आरोही को और गुस्सा आया। उसने तुरंत अर्जुन और उसके परिवार को थाने में सुरक्षित रखा और महिला कांस्टेबल को आदेश दिया कि लड़की समीरा का बयान तुरंत दर्ज किया जाए। समीरा कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था। आरोही ने नरमी से कहा, समीरा, मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो हुआ वो दर्दनाक है, लेकिन सच बोलोगी तो यही सच तुम्हारी ताकत बनेगा। धीरे धीरे समीरा ने पूरी घटना बताई। कैसे करण ने उसे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में बुलाया, कैसे वहां शराब पिलाने की कोशिश की, और कैसे उसने जब मना किया तो उसे जबरन कमरे में बंद कर दिया। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। बयान दर्ज होते ही आरोही ने मेडिकल जांच का आदेश दिया और एक टीम को आरोपी को गिरफ्तार करने भेजा। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर गई, थाने के लैंडलाइन पर लगातार फोन आने लगे। एक बार विधायक का पीए, फिर किसी मंत्री का सहायक, सबका एक ही संदेश था, मैडम, मामले को शांत कर दीजिए। लड़का अच्छा परिवार से है। गलती हो गई तो क्या आरोही हर बार सिर्फ इतना कहती गलती? यह गलती नहीं, अपराध है, और अपराध का कानून में सिर्फ एक ही इलाज है, सजा। रात हो चुकी थी। धनपुर की गलियां सुनसान हो रही थीं, लेकिन थाने के भीतर माहौल गर्म था।
आरोपी करण को पकड़ने गई टीम खाली हाथ लौटी। टीम लीडर ने बताया, मैडम, करण का घर खाली मिला। परिवार के लोग कह रहे हैं कि वह बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया है। आरोही को समझ आ गया कि करण को पहले ही खबर मिल चुकी है और उसे छुपा दिया गया है। उसने अगले ही पल आदेश दिया, शहर के सभी निकास पर चेक पोस्ट लगाओ। करण को अगर कोई भागने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ लो। और सुनो, किसी को भी इस बारे में अंदर की जानकारी मत दो। अगर करण पुलिस से पहले एक कदम आगे है तो इसका मतलब हमारे बीच से कोई खबर लीक कर रहा है। कांस्टेबलों ने आदेश मान लिया, लेकिन आरोही के मन में शक था कि थाने में ही कोई ऐसा है जो आरोपी को बचा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह धनपुर के अखबारों में यह खबर छप गई। आईपीएस अधिकारी ने भिखारिन बनकर किया भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। यह खबर शहर भर में फैल गई। आम लोग इसे पढ़कर खुश थे कि अब शायद हालात बदलेंगे, लेकिन सत्ता और अपराध से जुड़े लोग बेचैन थे। उसी दिन रामकिशोर सेठ ने अपने बंगले पर मीटिंग बुलाई। उसके साथ शहर के कुछ बड़े नेता और कारोबारी बैठे थे। यह लड़की आरोही नया खेल खेल रही है। रामकिशोर ने गुस्से में कहा, अगर इसे नहीं रोका तो कल हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे। एक नेता ने कहा, पहले कोशिश करते हैं कि इसे ट्रांसफर करा दें। अगर यह नहीं मानती तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। उधर थाने में अर्जुन और उसका परिवार डर के साए में जी रहा था। समीरा को धमकी भरे फोन आ रहे थे। किसी ने उसके घर के बाहर दीवार पर लाल पेंट से लिखा, मामला वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। जब यह बात आरोही को पता चली तो उसने तुरंत समीरा के घर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। शाम को जब वह अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी, तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी, मैडम, अगर आप जानना चाहती हैं कि करण कहाँ है तो कल रात 11 बजे पुरानी कोयला खदान के पास आइए, अकेली आइए, नहीं तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कॉल कटते ही आरोही समझ गई कि यह जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके भीतर का जज्बा कह रहा था कि यह मौका है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह जाएगी, लेकिन अकेली नहीं, बल्कि अपने भरोसेमंद 2 कांस्टेबलों के साथ, और बिना किसी को बताए। रात के अंधेरे में क्या होगा, यह सोचकर भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। धनपुर की रात हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आरोही के मन में तूफान मचा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उसने जितनी बातें देखी और सुनी थी, उन्होंने उसकी सोच की बुनियाद हिला दी थी। वह जानती थी कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। मगर सामने खड़े लोग इतने ताकतवर थे कि जरा सी गलती उसकी नौकरी ही नहीं, उसकी जान भी ले सकती थी। थाने के बाहर खड़ी वह ठंडी हवा में गहरी सांस ले रही थी जब उसकी नजर दूर खड़ी एक काली एसयूवी पर पड़ी। वह गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और थाने के अंदर चली गई। आरोही की नजर पैनी हो गई। उसने गौर किया कि उस गाड़ी का नंबर प्लेट ढका हुआ था, जैसे किसी को पहचान छुपानी हो। अगले ही पल गाड़ी से 3 लोग उतरे। एक लंबा चौड़ा आदमी जो देखने में किसी गैंग का सरगना लगता था, और उसके साथ 2 हथियारबंद गुड़ गए। उन्होंने थाने में कदम रखा और सीधा इंस्पेक्टर राघव के कमरे में चले गए। आरोही को शक हुआ। वह तुरंत अपनी जगह से सरकते हुए थाने की दीवार के कोने से अंदर झांकने लगी। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। मामला संभाल लिया जाएगा, राघव की आवाज थी, लेकिन इस बार रकम दोगुनी होगी। ऊपर तक बात पहुंचानी है। उस आदमी ने हंसते हुए एक बैग टेबल पर पटका। बैग खुला तो नोटों की गड्डियां बिखर गईं। आरोही का दिल धड़क उठा। यह सिर्फ रिश्वत नहीं थी, यह पूरे तंत्र की खरीद फरोख्त थी। तभी अचानक दरवाजा और खुला और एक सिपाही बाहर निकला। वह कुछ सेकंड के लिए रुका, जैसे उसने किसी की परछाई देखी हो। आरोही ने तुरंत सिर झुका लिया और अंधेरे में छिप गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर तक जा रही है। उस रात वह ज्यादा देर वहां नहीं रुकी। घर पहुंचकर उसने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखा, समय, तारीख, गाड़ी का नंबर, बैग का रंग, यहां तक कि नोटों पर लगी रबर बैंड का रंग भी।
वह सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अभी भी यह पर्याप्त नहीं था। अगले दिन उसने एक नया प्लान बनाया। इस बार वह थाने के अंदर घुसकर सबूत जुटाएगी। अगले दिन दोपहर को एक साधारण सी साड़ी पहनकर और सिर पर पल्लू डालकर वह थाने में पहुंची। हाथ में एक फटा हुआ बैग था जिसमें उसने पुराना मोबाइल छिपा रखा था। रिकॉर्डिंग ऑन थी। वह वहां एक पीड़िता बनकर पहुंची, अपनी बेटी के गुम होने की शिकायत लेकर। जैसे ही वह काउंटर पर गई, वहां बैठे सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, मैडम छुट्टी पर हैं, कल आना। आरोही ने मासूमियत से कहा, बेटी कल तक वापस आ जाएगी। क्या? सिपाही झुंझलाया, समझ में नहीं आता, क्या काम है? हटो। तभी इंस्पेक्टर राघव अंदर से बाहर आया, उसे देखा और रुका। उसने सिपाही से कहा, क्या हुआ? सिपाही ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, यह अपनी बेटी ढूंढ रही है। राघव ने बिना देखे कहा, अरे जाओ, कहीं और जाओ। आरोही ने वहीं ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, साहब आपकी पुलिस कुछ काम नहीं करती। मेरी बेटी 2 दिन से लापता है। आप कह रहे हैं कल आना। कुछ लोग पास खड़े होकर देखने लगे। राघव ने भीड़ को देखकर उसे अंदर बुलाया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और ठंडी आवाज में कहा, तुम ज्यादा बोलती हो, अच्छा नहीं है। फिर उसने दराज से RS 500 का नोट निकाला और टेबल पर फेंक दिया। यह लो और निकलो। आरोही ने नोट उठाने के बजाय अपनी नजरें उसकी आंखों में डाल दी। मैं पैसे लेने नहीं आई हूं, इंसाफ लेने आई हूं। यह सुनकर राघव कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और बोला, इंसाफ यहां नहीं मिलता, समझी? उसकी यह बात आरोही के दिल में चाकू की तरह लगी। बाहर निकलते हुए उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सेव की। वह जानती थी यह एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। शाम को वह सीधे अपने पुराने दोस्त और पत्रकार अजय के पास पहुंची। अजय ने रिकॉर्डिंग सुनी तो हैरान रह गया। यह तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का सबूत है। आरोही ने कहा, यह बस शुरुआत है, मुझे इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाना है। अगले कुछ दिनों में उसने अजय की मदद से थाने के बाहर और आसपास गुप्त कैमरे लगवा दिए। रात को एक बार फिर वही काली SUV आई। कैमरे में साफ दिखा गाड़ी से उतरने वाला वही गैंग लीडर था और इस बार उसके पास एक और बड़ा बैग था। कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया, मगर उसी रात किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, तू जो खेल खेल रही है वह जानलेवा है, रुक जा वरना पछताएगी। यह पढ़ते ही आरोही के हाथ कांपने लगे। वह जानती थी कि यह एक चेतावनी है, लेकिन उसके लिए अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने कागज को जलाया और तय कर लिया कि अब वह सीधे वार करेगी। अगली सुबह उसने खुद को थाने के सामने एक फेरी वाले के रूप में तैयार किया। दिन भर उसने वहां खड़े होकर हर आने जाने वाले पर नजर रखी। तभी उसने देखा राघव किसी फाइल के साथ तेजी से बाहर निकला और पास के गेस्ट हाउस में चला गया। वह चुपके से उसके पीछे गई। गेस्ट हाउस के कमरे में झांकते ही उसने देखा राघव गैंग लीडर और एक सूट बूट वाला आदमी किसी डील पर मुहर लगा रहे थे। मेज पर एक बड़ा नक्शा फैला था। उस पर शहर के कई इलाकों को लाल घेरे में घेरा गया था। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह पूरे शहर पर कब्जे की योजना थी। आरोही ने तुरंत मोबाइल से फोटो खींच ली, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगी, उसके पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या कर रही हो? वह मुड़ी। गैंग का एक गुर्गा खड़ा था, हाथ में बंदूक ली। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। आरोही के पसीने छूट गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस सफाई कर रही थी। वह कुछ सोचता रहा, फिर बोला, चल बाहर। बाहर निकलते ही उसने राघव को इशारा किया। राघव की नजरें उससे मिलीं और उसने हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें धमकी भी थी और खेल का इशारा भी। उस पल आरोही को समझ में आ गया कि अब यह लड़ाई सीधी टक्कर की है।
धनपुर की उस ठंडी रात में जब आसमान पर बादल छा को ढक रहे थे और दूर से आती बूंदाबंदी की हल्की आहट माहौल को और भी बेचैन कर रही थी, आरोही अपने कमरे में अकेली बैठी खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके मन में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का बोझ इतना भारी था कि नींद उसके पास भी नहीं आती थी। राघव की गिरफ्तारी, उसके पिता का अचानक गायब होना और अब शहर में फैली अफवाहें, सब कुछ किसी अदृश्य जाल की तरह उसे घेर रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह चौंक कर उठी और दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में किसी खतरनाक सच्चाई का बोझ था। आरोही, हमें अभी निकलना होगा, वक्त बहुत कम है, अर्जुन ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। आरोही के होठ हिले लेकिन शब्द गले में अटक गए। कहां? उसने किसी तरह पूछा। अर्जुन ने बस इतना कहा, तुम्हारे पिता को बचाने वो जिंदा है, लेकिन शायद ज्यादा देर तक नहीं। यह सुनते ही आरोही के भीतर मानो एक विस्फोट हुआ। उसके हाथ ठंडे हो गए, दिल की धड़कन तेज। अर्जुन ने उसे जल्दी से कोट पहनाया, हाथ पकड़ा और दोनों घर से निकल पड़े। बाहर सड़क पर एक पुरानी जीप खड़ी थी जिसके इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। जीप में बैठते ही अर्जुन ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी धनपुर के सुनसान इलाकों की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते में उसने बताया कि कैसे उसने पुलिस स्टेशन के एक ईमानदार कांस्टेबल से पता लगाया कि आरोही के पिता को किसी गुप्त गोदाम में कैद रखा गया है, जो शहर से लगभग 15 किमी दूर है। बारिश अब तेज हो चुकी थी और जीप के शीशों पर पानी की बूंदें हथियारों की तरह बरस रही थी। सड़क पर कहीं कहीं पानी भर चुका था और गाड़ी बार बार फिसलने लगी थी। अर्जुन की आंखें आगे की सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसके दिमाग में उस गोदाम तक पहुंचने की योजना बार बार घूम रही थी। दूसरी तरफ आरोही बार बार अपने पिता की शक्ल याद करने की कोशिश कर रही थी, वो शक्ल जो अब उसके दिल में डर और उम्मीद का मिश्रण बन चुकी थी। अचानक अर्जुन ने गाड़ी रोकी। सामने एक टूटा हुआ पुल था जिसके पार जाना नामुमकिन लग रहा था। बारिश के पानी में बहकर लकड़ी और लोहे के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने गाड़ी बंद की और उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। हमें पैदल जाना होगा, उसने कहा। दोनों ने जेब में रखे छोटे छोटे टॉर्च जलाए और भीगे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर कीचड़, फिसलन और अंधेरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। करीब आधे घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने इशारे से आरोही को झुकने का संकेत दिया और दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई दी। चारों तरफ जंग लगे लोहे के गेट और दीवारों पर लटकते हुए तार। अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बारिश और हवा की आवाज में वह साफ सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने दीवार के एक टूटे हिस्से से अंदर झांका और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर लगभग 5 हथियारबंद लोग घूम रहे थे और बीच में एक कुर्सी पर बंधा हुआ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे। आरोही ने झांक कर देखा और उसका दिल एक पल को रुक सा गया। वो उसके पिता थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। अभी नहीं सही, वक्त का इंतजार करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों कुछ देर दीवार के पीछे छिपकर हालात का अंदाजा लगाते रहे। तभी अचानक एक और गाड़ी बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरे 2 लोग और उनमें से एक को देखकर आरोही का खून खौल उठा। वो इंस्पेक्टर विक्रम था, वहीं जिसने राघव को फंसाया था और अब शायद उसके पिता की तकदीर का फैसला करने आया था। विक्रम अंदर गया और बाकी हथियारबंद लोग उसके इशारों पर सिर हिलाने लगे। माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह हमारी आखिरी रात भी हो सकती है, तैयार हो? आरोही ने बिना पलक झपकाए सिर हिला दिया।
बारिश की बूंदें अब मानो गोलियों की तरह बरस रही थीं। अर्जुन ने जेब से एक पुराना रिवॉल्वर निकाला और आरोही को एक छोटा चाकू थमा दिया। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना, उसने कहा। दोनों ने दीवार फांदकर अंदर घुसने का फैसला किया। धीरे धीरे वे एक टूटी खिड़की तक पहुंचे और अंदर कूद गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, लकड़ी की चरमराहट की आवाज गूंज उठी। एक हथियारबंद आदमी ने मुड़कर देखा और चिल्लाया, कौन है वहां? इसके बाद जो हुआ वो मानो मौत और जिंदगी के बीच का खेल था। गोलियों की आवाज, दौड़ते कदम, चिल्लाहटें, और उस सब के बीच आरोही बस एक ही चीज देख पा रही थी। उसके पिता जो अब भी कुर्सी पर बंधे बेबस बैठे थे। अर्जुन की ने परस्याय एक हमलावर को गिराया और आरोही को इशारे से आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वह अपने पिता तक पहुंची, एक परछाई पीछे से उस पर झपटी और उसे जमीन पर गिरा दिया। चाकू उसके हाथ से छूट गया। सामने खड़ा था विक्रम, उसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर जीत का एहसास। सोचा था मुझसे खेलोगी, अब देखो क्या होता है, उसने गुर्राते हुए कहा। इसी बीच अर्जुन पीछे से आया, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम की तरफ कदम बढ़ाया, एक तेज धमाका हुआ और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। आरोही की चीख गूंज उठी, लेकिन उसी पल बाहर से किसी के आने की आहट हुई। विक्रम ने घबराकर पीछे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर जो खड़ा था उसे देखकर आरोही भी सन्न रह गई। वो शख्स ऐसा था जिसकी यहां मौजूदगी नामुमकिन थी, और वहीं अब इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। रात की खामोशी में वह पुराना गोदाम अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में नमी के साथ एक अजीब सा डर घुला था। अजय की सांसें तेज थीं। उसके कान अब भी उस आखिरी धमाके की गूंज सुन रहे थे जो कुछ मिनट पहले हुआ था। धुएं के बीच से जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने वही नकाबपोश शख्स आ खड़ा हुआ जिसकी तलाश में वह महीनों से था। पर इस बार उस चेहरे के पीछे का सच सामने आने वाला था। नकाब धीरे धीरे हट रहा था और अजय के दिल की धड़कनें रुकने जैसी हो गई। तुम उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया। सामने खड़ा इंसान वही था जिससे वह कभी सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसका अपना बचपन का दोस्त आर्यन। अजय की आंखों में सदमे के साथ साथ गुस्सा और दर्द तैर गया। तो यह सब तूने किया? उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी मुस्कान। हाँ अजय, और तूने मेरी वजह से सब कुछ खो दिया। बाहर बिजली कड़की और अंदर आर्यन ने एक कदम अजय की तरफ बढ़ाया। तुझे लगता था तू सबको बचा लेगा, लेकिन असल खेल मैंने खेला था। तेरे परिवार के खिलाफ जो हुआ वो मेरी योजना थी। अजय के पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। यादें बिजली की तरह दिमाग में चमकने लगी। वो हर हादसा, हर धोखा, सब अब एक ही चेहरे से जुड़ गया था। अजय ने अपनी मुट्ठियां भी लीं। गुस्से की आग उसकी आंखों में जल रही थी। आर्यन, तूने सिर्फ मुझे नहीं सबको धोखा दिया है, और आज यह खेल खत्म होगा। बाहर बारिश तेज हो गई। हवा से गोदाम के दरवाजे धड़ाने लगे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे जैसे समय थम गया हो। अगले ही पल आर्यन ने कमर से पिस्तल निकाली, लेकिन अजय तैयार था। दोनों के बीच बिजली सी तेजी से लड़ाई शुरू हुई। गोलियों की आवाज, चीख और टकराते धातु की गूंज पूरे गोदाम में भर गई। धुएं और बारिश की बूंदों के बीच अजय ने आखिरकार आर्यन को काबू में कर लिया। लेकिन तभी ऊपर से टूटी छत का एक हिस्सा गिरा और अजय को पीछे खींचना पड़ा। आर्यन ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। अजय उसके पीछे भागा। दोनों बारिश में भीगते हुए सुनसान सड़क पर दौड़ रहे थे। शहर की टिमटिमाती लाइटें, दूर से आती पुलिस की सायरन की आवाज और उनके पैरों की थाप सब मिलकर एक सस्पेंस फिल्म जैसा माहौल बना रही थी। आखिरकार पुल के किनारे अजय ने आर्यन को घेर लिया। नीचे उफती नदी का पानी बह रहा था। आर्यन, बस कर नीचे देख, यही तेरे झूठ का अंजाम है। आर्यन हंस पड़ा। अंजाम? यह तो बस शुरुआत है। इतना कहकर उसने खुद को पीछे की तरफ धक्का दिया और नदी में कूद गया। अजय चिल्लाया, लेकिन पानी के तेज बहाव में
आर्यन पलक झपकते ही गायब हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या आर्यन जिंदा है? और यहीं खत्म होती है यह कहानी। लेकिन शायद नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप सोचते हैं कि आर्यन वापस आएगा? धन्यवाद। जय हिंद, जय।